हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो 3 कंसेप्ट दिए थे जो कंपलसरी हैं, उसके अलावा कुछ और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इनमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा, ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिज़नेस है वो अपने मालिक, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, मैनेजर जो भी हैं उन सबसे अलग है। बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, अपने मालिक से, अपने स्वामी से भी बिल्कुल अलग अस्तित्व है। और इसी अवधारणा के कारण हम जो है कैपिटल को भी लायबिलिटी कंसीडर करते हैं कि ये मानते हैं बिज़नेस के मालिक से पैसा ले रखा है तो उसके, और इसी आधार पे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है, ये जो कंसेप्ट कहता है कि बिज़नेस जो है इसके मालिकों से, मैनेजमेंट से, इन्वेस्टर से, सब किसी से इसका बिल्कुल अलग एग्जिस्टेंस है। बिज़नेस अपने आप में एक अलग एंटिटी है और इसी कंसेप्ट के कारण कैपिटल जो है लायबिलिटी कंसीडर होती है, इसको लायबिलिटी भी माना जाता है और इसी वजह से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया होता है। ये माना जाता है कैपिटल जो है ये बोरोड की गई है बिज़नेस के मालिक से। बिज़नेस ने पैसा जो है बाहर अदर जो लोन किसी और से, थर्ड पार्टी से लेने की बजाय बिज़नेस के मालिक से उधार लिया है। इसके कारण जो है बिज़नेस का मालिक जो है, अगर उसका और बिज़नेस है उसके भी इसी अवधारणा के कारण उसके अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। उसकी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको अलग रखा जाता है, उसके व्हीकल हैं उन सब का अलग मेंटेन किया जाता है। इवन अगर मालिक का कोई और बिज़नेस है, कोई बिज़नेस नंबर 2 है मान लेते हैं, तो उसके अकाउंट भी सेपरेट बनाए जाएंगे, अलग बनाए जाएंगे। अगर बिज़नेस का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से कोई पैसा लेता है या गुड्स यूज़ करता है अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, तो इनको उसकी ड्राइंग माना जाता है, आहरण उनको कहा जाता है, ये बिज़नेस के एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो ये है बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट। उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग केवल उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की होगी, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग होगी जिनको हम पैसे में माप सकें, जिनका मापन मुद्रा में कर सकें। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी आइटम हैं जो बिज़नेस के लिए वैल्यूएबल तो हैं, उनका बिज़नेस के लिए महत्व तो है, लेकिन हम उनको पैसे में नहीं माप सकते तो उनकी अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए बिज़नेस में कोई स्ट्राइक अगर हो जाती है तो ये महत्वपूर्ण तो है, बिज़नेस को इसके कारण नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। बिज़नेस के अंदर कोई एक बहुत ही एफिशिएंट स्किलफुल मैनेजर है, अगर वो रिटायरमेंट हो जाती है उसकी, वो बिज़नेस को छोड़ के चला जाता है, इसके कारण हो सकता है बिज़नेस को लॉस बियर करने पड़े, तो ये वैल्यूएबल तो है लेकिन इसकी हम वैल्यू को पैसे में नहीं माप सकते, इसलिए हम इसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। केवल उन्हीं चीज़ों की हम अकाउंटिंग, उन्हीं आइटम की अकाउंटिंग कर सकते हैं जिनको हम पैसे में मापें। तो ये कंसेप्ट ये कहता है। उदाहरण के लिए अगर बिज़नेस के पास कैश हैं 50,000 रुपये, रॉ मटेरियल है 5,000 kg, 5 मशीनें हैं, कुर्सियां हैं 100, अब इनको लिखने के लिए केवल ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ही है जो इनमें बिज़नेस में इनको एक रूपता, इनको इकट्ठे जोड़ सके, नहीं तो ये चीज़ें जोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि जोड़ने का नियम है एक जैसी चीज़ों को ही जोड़ा जा सकता है, एक जैसी चीज़ों को ही घटाया जा सकता है। अगर हम इन सब चीज़ों का मनी में मेजरमेंट कर पाएँ, मान लेते हैं ये 5,000 kg, इसकी वैल्यू 50,000 है, 5 मशीनें 1 लाख रुपए की हैं और 100 चेयर की वैल्यू मान लेते हैं 10,000 रुपये है, तो इस सब के कारण अगर हम इनको जोड़ें 50,000, 1 लाख और 1 लाख, ये 2,10,000 रुपये, ये बिज़नेस में ऐसे टोटल इनको ये देखो जोड़े गए, ये हमने सारी आइटम जोड़ दिए हैं, इनका जोड़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के कारण ही संभव हो पाया है। तो इसको हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट।
नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, लेखा अवधि की अवधारणा। कोई भी बिजनेस है, अगर हम उसके ट्रू रिजल्ट्स मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन अगर हम निकालना चाहें तो ये केवल ट्रू जो इसके रिजल्ट हैं, ट्रू प्रॉफिट, रियल जो प्रॉफिट है, केवल हम उसी दशा में निकाल सकते हैं जब बिजनेस को टोटली क्लोज कर दें, नहीं तो हम उसके रियल प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। अब अगर बिजनेस की गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अनुसार हम मानते हैं बिजनेस लंबे समय के लिए किया जाता है, और अगर लंबे समय तक ट्रू रिजल्ट का वेट करना पड़े तो उसके बाद जो रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट इन्वेस्टर्स के लिए, ओनर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, किसी के लिए भी यूजफुल नहीं होंगे। तो इसीलिए लेखा अवधि की अवधारणा को माना जाता है, इस कंसेप्ट को मान के एक अकाउंटिंग पीरियड इसको फॉलो किया जाता है। और अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 साल या 12 मंथ्स का लिया जाता है। और हम जो अकाउंटिंग इनकम टैक्स एक्ट है जो चेंज हुआ है, अमेंडेड जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अनुसार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पीरियड को हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। इसके अनुसार जो भी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए एवरी 3 मंथ्स या इसको बोल सकते हैं एवरी क्वार्टर अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको पब्लिश करना अनिवार्य है। तो इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देन नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट कंसेप्ट, या इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, लागत अवधारणा या ऐतिहासिक लागत अवधारणा। ये इस अवधारणा के कारण बिजनेस के पास जो भी फिक्स असेट्स हैं उनको बुक वैल्यू पर शो किया जाता है। जिस वैल्यू पर, बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर कोई असेट्स परचेज किया जाता है, तो उस वैल्यू पर इनको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसी के अनुसार ये जो है हम इसको भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अनुसार बुक वैल्यू पर लेते हैं, और इसी के आधार पर असेट्स की यूज़फुल लाइफ का एस्टिमेट करते हैं और उसके अनुसार उस असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जितना भी यूज़फुल नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे असेट के, उतने सालों तक हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास लगाएंगे, और फिर जब वो यूज़फुल नहीं रहेगा उसके बाद उस असेट को डेप्रिसिएशन फंड से, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से रिप्लेस भी बाद में किया जा सकता है। अब कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को मानने के लिए इसके फेवर में कुछ पॉइंट हैं, हम उनको करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिविटी या निरपेक्षता। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ उसको वेरीफिएबल, ये जांच होने में हेल्प करता है। और जांच का मतलब हम किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिलायबल तभी मानेंगे जब उसकी जांच की जा सके। और ये जो हमारा कंसेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला, ये जांच करने में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प करता है। अब जो भी असेट हैं बुक वैल्यू पे परचेज़ किए, तो जिस टाइम वो परचेज़ किए थे तो वहाँ पे उसके वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, उन डॉक्यूमेंट से जिनके द्वारा परचेज़ किए हैं, तो इनकी वेरिफिकेशन हो सकती है, जांच हो सकती है। तो इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के फेवर में ये बात जाती है। उसके बाद है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये हम कर चुके हैं। इसके कारण बिजनेस लंबे समय तक चलता है और कोई भी असेट्स लंबे टाइम तक यूज होता है, इस कारण से भी हिस्टोरिकल कॉस्ट या बुक वैल्यू को लेते हैं। उसके बाद है मार्केट वैल्यू की। अगर हम बात करें तो मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र हो सकता है। एक आदमी कोई भी मार्केट वैल्यू लगाएगा किसी असेट की, हो सकता है दूसरा जो मार्केट वैल्यू लगाए वो डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी, अनेक व्यक्तियों के द्वारा जो वैल्यू निकाली जाएंगी। देन उसके बाद है मार्केट वैल्यू जो है वो लगातार चेंज होती रहती हैं। और अगर आज के दौर में जब डेली या डेली से भी दिन में भी कई बार जब वैल्यू चेंज होती हैं,
उस दौर में अगर इनको बार बार रिकॉर्ड करते जाएं तो बहुत सारे आदमी, तो कई सारे अकाउंटेंट इसी काम के लिए लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए ये सही नहीं है और जिस कारण से बुक वैल्यू या कॉस्ट कंसेप्ट को माना जाता है, ये चीज़ें इसके फेवर में जाती हैं। फिर अगर कुछ बातें हम देखें तो इसके अगेंस्ट भी हैं जो ये कहती हैं कि ये कंसेप्ट जो है ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है, इसमें एक पॉइंट है कि नो अकाउंटिंग फॉर असेट्स नॉट पेड। इसका मतलब है कि जिन असेट्स के लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करते हैं, बुक वैल्यू जब हमने कोई ख़रीदा ही नहीं, पेमेंट ही नहीं की, तो बुक वैल्यू कहाँ से आएगी। और इस वजह से कुछ जो असेट्स हैं उनकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। और ये असेट जैसे हो सकते हैं जिनके लिए हम पे नहीं करते, ब्रांड नेम, कोई भी बिज़नेस के लिए अगर फेवरेबल प्लेस पे कोई बिज़नेस है तो वो भी बिज़नेस के लिए वैल्यूएबल चीज़ है, उसकी वैल्यू है, वो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग नहीं की जा सकती क्योंकि कोई बुक वैल्यू नहीं है। और इसमें सेकंड हो सकता है कि नॉट यूज़फुल फॉर मैनेजर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, क्योंकि ये बुक वैल्यू जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है मैनेजर्स के लिए, फॉर एग्जांपल मैनेजर को फोरकास्टिंग करनी होती है, फ्यूचर्स के लिए मैनेजमेंट करनी होती है, तो और इन्वेस्टर को भी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना होता है, क्रेडिटर्स को भी अपना पैसा अगर वो देते हैं बिज़नेस को तो फ्यूचर में वो प्राप्त करना है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ये हैं तो ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन फ्यूचर के लिए लाभदायक हो भी सकती हैं और नहीं भी, तो इसलिए ये पॉइंट इसके अगेंस्ट हैं। चाहे ये पॉइंट अगेंस्ट हों, फिर भी हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट या लागत जो अवधारणा है बहुत ही यूजफुल है और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट्स हैं उनको कर सकें। नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या द्विपहलू अवधारणा। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो कम से कम दो पहलुओं को अफेक्ट करती है, या यूं कहें कि वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। अगर एक अकाउंट डेबिट किया जाएगा तो कोई न कोई दूसरा जो अकाउंट है वो क्रेडिट अवश्य किया जाएगा, और इसी सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। हमने जब असेट्स या लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन की थी तो वहाँ पे हमने एक इक्वेशन की थी, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये जो हमारा समीकरण है ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। इसी अवधारणा के कारण हमेशा जो है लायबिलिटीज़ और कैपिटल जो हैं उनका जोड़ असेट्स के बराबर रहता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण के लिए किसी बिजनेस के मालिक ने 20 लाख रुपए कैश और 5 लाख रुपए लोन लेके बिज़नेस शुरू किया और इससे 25 लाख से असेट्स खरीद लिए। तो यहाँ पे इक्वेशन होगी असेट्स यानी कि 25 लाख जो है हमारे असेट्स और 20 लाख कैश के और ये कैपिटल और 5 लाख लोन यानी कि लायबिलिटीज़। तो ये समीकरण हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम या बिजनेस की ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हमेशा जब भी कम से कम दो अकाउंट जो है अफेक्ट होंगे और डेबिट क्रेडिट बराबर होंगे और इसी के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनता है। और ट्रायल बैलेंस या तलपट जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी बताते हैं और उसी के आधार पर फिर फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं और बिज़नेस के जो है रिजल्ट्स वो निकाले जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वहाँ से प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिवेन्यू रिकग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट या आगम निर्धारण की अवधारणा। आगम या रिवेन्यू का अर्थ है वो चीज़ जिससे बिजनेस के मालिक की जो पूंजी है उसमें एडिशन होता है, वो बढ़ती है। और ये चीज़ें गुड्स की सेल्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने से ही जो मिलते हैं उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। अर्थात आगम जो है वो वस्तुओं के बेचने से और सेवाओं के प्रदान करने से जो हमें आय होती है उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। और ये कंसेप्ट जो है ना रिवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, ये हमें बताता है कि इनका जो टाइम है या पर्टिकुलर जो पीरियड ऑफ टाइम है सेल का या रिवेन्यू का वो क्या हो, उसको ये बताता है कि टाइम हम कब माने।
तो इसमें जो है ये है, जब हम सेल जब भी मानते हैं किसी भी चीज़ की, जब उस गुड्स की ओनरशिप जो है वो सेलर से बायर तक ट्रांसफ़र हो जाए। उदाहरण के लिए 1 जनवरी को ऑर्डर दिया जाता है, फिर 15 जनवरी को 1 जनवरी को कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं, 15 जनवरी को ऑर्डर दिया जाता है और 1 मार्च को जो है डिलीवरी की जाती है गुड्स की। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, सेल कब हुई है? यहाँ पे सिर्फ कोटेशन दी है, 15 जनवरी को ऑर्डर कर दिया गुड्स के लिए और 1 मार्च को जो है गुड्स की डिलीवरी कर दी। तो यहाँ पे ओनरशिप जो है ये ट्रांसफ़र हुई है और इसको बोलेंगे हम यहाँ पे रिवेन्यू, यानी कि यहाँ पे आगम जो है वो प्राप्त हुआ है। तो हमने इस जो कंसेप्ट के कारण हमें गुड्स यानी कि रिवेन्यू कब जनरेट हुआ, ये जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि वस्तुएं मालिक यानी कि सेलर से लेके और बायर के पास पहुंच जाए, उनकी ओनरशिप वो ट्रांसफ़र हो जाए, तब हम बोलते हैं रिवेन्यू। और इसी प्रकार ही जो सर्विसेज हैं उनसे भी जब आय प्राप्त होती है तभी हम मानेंगे रिवेन्यू हुआ है। जैसे कमीशन जो रिसीव हुआ है, मान लेते हैं हम अप्रैल 15 का जो कमीशन है वो मिलना था सर्विस के देने के बदले, वो हमें 2000 यानी कि मार्च 15 में रिसीव हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो ये है ये इनकम जो है 15 की ही है, और अगर मार्च 15 का अप्रैल में रिसीव हो तो वो इनकम क्या होगी, मार्च 15 की ही होगी। तो जब रिवेन्यू जनरेट तभी माना जाएगा जब गुड्स की सेल हो जाए, जिस टाइम पे होगी, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएं तो उसके बदले में एक्चुअल कैश कब मिला ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो ड्यू कब हुआ, कब मिलना चाहिए था वो मायने रखता है, और तभी उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन। उसी टाइम आगम का निर्धारण किया जाता है। तो जब सेल की बजाय उसकी यानी कि कैश रिसीव होने की बजाय सेल होना, ये इम्पोर्टेंट है। सेल कैश में, इसके सेल तो क्रेडिट में भी होती है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। जैसे हमने कहा ओनरशिप ट्रांसफ़र होना, तो जो सामान किस्तों पर बेचा जाता है, इंस्टॉलमेंट्स में बेचा जाता है, उसमें आगम सिर्फ जो किस्तें प्राप्त हो जाती हैं, जो किस्तें मिल जाती हैं, उसकी अमाउंट को ही हम आगम कहते हैं, केवल सारी की सारी सेल को आगम नहीं कहते। ऐसे ही कुछ लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें काम चलता रहता है, अब पूरा काम होने का वेट नहीं किया जाता, तो उस केस में हर 1 साल के एंड पे जितना काम पूरा हो जाता है प्रोपोर्शनेटली उसी को ही रिवेन्यू मान लिया जाता है। और इसका तीसरा जो एक्सेप्शन है, माइंस के केस में, खदानों के केस में, खानों से संबंधित जो भी काम है वहाँ पे जैसे ही खनिज निकलते हैं उसी टाइम उसको पूरे के पूरे को रिवेन्यू कंसीडर कर लिया जाता है, सेल की वेट नहीं की जाती। ये है हमारा रिवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मैचिंग कंसेप्ट या मिलान की अवधारणा। इस कंसेप्ट के तहत हम ये देखते हैं कि जो हमारे रिवेन्यू हैं उनको कमाने के लिए, उनको जनरेट करने के लिए जितने एक्सपेंसेस किए गए हैं उन सब एक्सपेंसेस को भी हमने कंसीडर करना है, उन सब को भी हमने शामिल करना, उनको लेना है, तभी उसको हम मैचिंग यानी कि आय का व्यय के साथ मिलान करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने ज़रूरी हैं। वो है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो रिवेन्यू जितने भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिए हैं, उन रिवेन्यू से को कमाने के लिए जितने भी उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उन सब को भी हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे।
उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस किया गया है तो उसका जितना पोर्शन नेक्स्ट ईयर से संबंधित है उसको नेक्स्ट ईयर में लेंगे, और जितना उस साल का था उसको बाइफरकेट कर लेंगे, जितना भी अगले साल का है उसको अगले साल का एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, करंट ईयर का एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है जो ध्यान रखना है इसमें वो है एक्सपेंसेस ऑन अनसोल्ड गुड्स शुड बी टेकन टू नेक्स्ट ईयर। कई बार बिजनेस में चीज़ें जो है अनसोल्ड रहती हैं, यानी कि स्टॉक रहता है, तो स्टॉक जितने भी चीज़ें स्टॉक में शामिल हैं उनसे संबंधित जो एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को भी हमें नेक्स्ट ईयर में लेके जाना चाहिए, करंट ईयर के एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करना चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट है जो ध्यान रखने योग्य है वो है कि इनकम रिसीवेबल शुड बी एडेड टू रेवेन्यू एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। अगर हमारे पास कुछ ऐसी इनकम है जो हमें मिलनी थी लेकिन नहीं मिली हैं, उनको हम अपने रेवेन्यू में जोड़ेंगे, और जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो चुकी हैं उन सब को हमें अपने रेवेन्यू से माइनस करना चाहिए। ये है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट या निरपेक्षता की अवधारणा। इस कंसेप्ट के अनुसार हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस की जो अकाउंटिंग है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वो निरपेक्ष होनी चाहिए। अर्थात जो भी अकाउंटेंट या मैनेजर हैं उनके व्यक्तिगत का उन कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, इंडिविजुअल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वो फ्री होने चाहिए बायसनेस से। और ये तभी हो सकता है जब हमारे जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफिएबल हों, उनको हम वेरीफाई कर सकें कुछ डॉक्यूमेंट से, जैसे बिज़नेस के पास वाउचर्स होते हैं, कैश मेमो होते हैं, इसके अलावा परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, एग्रीमेंट्स, इस तरह के चेक हो सकते हैं। इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उनसे वेरीफाई अगर हो जाएं तो हम उनको बोलेंगे वो चीज़ें निरपेक्ष हैं, क्योंकि उनका हमें एक प्रूफ के रूप में उनको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिजनेस जो है कैश परचेजेस करता है तो कैश, क्योंकि परचेज कैश में है तो उसके लिए कोई ना कोई कैश रिसीट होगी तो ये डॉक्यूमेंट का काम करेगी। अगर परचेजेस क्रेडिट में हैं, क्रेडिट परचेज हैं, तो उनके लिए परचेज इनवॉइस होगा, वो परचेज इनवॉइस डॉक्यूमेंट का काम करेगा जो कि वेरीफाई करेगा इस लेन देन को, और फिर इस वेरिफिकेशन के कारण ही हम इनको बोलेंगे कि ये जो लेन देन ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को फॉलो किया गया है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट के कारण ही जो हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट को माना जाता है, सारे के सारे असेट्स को बुक वैल्यू पर या हिस्टोरिकल वैल्यू पर बुक्स में दिखाया जाता है, जिससे कि उनके जो बुक वैल्यू है, जो जिस प्राइस पे वो परचेज़ किए हैं उससे उनको वेरीफाई किया जा सके। तो हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी अकाउंटिंग है, उसका निरपेक्ष होना बहुत ज़रूरी है। वो पक्षपात से, किसी भी अकाउंटेंट या मैनेजर के पक्षपात से दूर होनी चाहिए, पक्षपात रहित होनी चाहिए। तो ये हमारे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया जाएगा। थैंक यू।